अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम देखेंगे जनरल एंट्रीज फॉर पेरोल। पेरोल को बच्चों हमने किस तरीके से जो है वो रिकॉर्ड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के अंदर। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए बहुत जो है वो अच्छे तरीके से आपने ये टॉपिक करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपने ये पेरोल की एंट्री जो है ये रिकॉर्ड करना जो है ये सीखना है, आपने इसको याद करना है। उसके बाद आपने जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आपने बच्चों नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले आपने एक दफ़ा ये एंट्रीज याद करके एक दफ़ा ज़ुबानी लिख के उसके बाद आपने मजीद फर्दर जो लेक्चर है वो सुनना है, अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी आगे। तो बच्चों जब भी वो आपको पेरोल की रिकॉर्डिंग की बात करेगा तो आपने ये चार एंट्रियां 1 2 3 4 ये चार एंट्रियां आपने बिल्कुल इसी तरतीब के साथ करनी है। जब भी वो आपसे पेरोल रिकॉर्डिंग की बात करेगा तो बच्चों आपने ये चारों एंट्रियां इसी तरतीब से करनी है। वो आपको कैसे में मेंशन नहीं करेगा कि आपने पेरोल रिकॉर्ड करना है फिर वोचर बनाना है। ये आपने खुद से याद रखनी है। जब भी पेरोल रिकॉर्डिंग की बात करेगा तो ये चार एंट्री आपने ऐसे ही करनी है। तो सबसे पहले बच्चों पेरोल के अंदर आपने पेरोल को रिकॉर्ड करना है। पेरोल बच्चों असल में होता क्या है, पेरोल एम्प्लॉयज की जो सैलरीज होती हैं और उनकी सैलरीज का जो रिकॉर्ड होता है ना उसको हम पेरोल कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। पेरोल क्या होता है, हमारे पास जितनी भी एम्प्लॉयज होती हैं, जो लेबर होती है, जो चार किस्म की टोटल हमारे पास जो है ना वो लेबर हो सकती है। इसमें डायरेक्ट लेबर होती है, इनडायरेक्ट लेबर होती है, मार्केटिंग स्टाफ होता है और एडमिन स्टाफ होता है। तो ये टोटल हमारे पास चार किस्म के जो है ना वो एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो बच्चों इनकी जो सैलरीज का रिकॉर्ड हम रखते हैं ना उसको हम पेरोल कहते हैं। तो उसके लिए आपने जो फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करनी है टू रिकॉर्ड पेरोल, तो उसके लिए आपने क्या एंट्री पास करनी है, पेरोल अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट, इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट, सोशल सिक्योरिटी पेबल क्रेडिट, वर्कर वेलफेयर फंड क्रेडिट और अक्रूड पेरोल क्रेडिट। तो बच्चों ये मैक्सिमम चीजें हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर वो दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे सारी लिख दी है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इनमें से वो एक दो या तीन ज्यादा से ज्यादा इतनी चीजें देता है। ये सारी की सारी चीजें एक ही सवाल के अंदर वो नहीं देता, लेकिन मैंने यहाँ पे सारी लिख दी है। जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी वो ही आपने यहाँ पे मेंशन करनी। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी पेरोल को रिकॉर्ड करने की, जो चीजें उसने दी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपने करनी है टू रिकॉर्ड पेरोल वोचर। तो बच्चों आपने फर्स्ट एंट्री के अंदर ये जो क्रूड पेरोल को क्रेडिट किया हुआ है इसी को आपने बच्चों जो इसकी अमाउंट होगी उस अमाउंट के साथ आपने इसको कर देना है डेबिट सेकंड एंट्री के अंदर, यही वाली चीज। और वोचर पेबल को आपने कर देना है क्रेडिट। ये हमने वोचर बनाया, अभी हमने सैलरीज पे नहीं की, ये अभी हमने सिर्फ सैलरीज को रिकॉर्ड किया। अभी हम सैलरी को पे करने के लिए जो है हमने वोचर बनाया, तो उसके लिए हमें ये एंट्री करनी है क्रूड पेरोल डेबिट और वोचर पेबल क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री के अंदर जब हम पेमेंट करेंगे सैलरीज की पेरोल की, तो उसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, ये जो आपका वोचर पेबल क्रेडिट हुआ है इसे आपने कर देना है डेबिट और बैंक अकाउंट को आपने कर देना है क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल सी एंट्रीज है। उसके बाद बच्चों चौथी एंट्री आपने करनी है टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। तो मैंने अभी आपको बताया हमारे पास टोटल चार किस्म की लेबर हो सकती है। तो बच्चों अब हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, मतलब इस पेरोल के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉइज की सैलरीज है। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट लेबर हो सकती है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकती है, मार्केटिंग स्टाफ हो सकता है, एडमिन स्टाफ हो सकता है। तो जो भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने क्या करना है, अगर डायरेक्ट लेबर उसने आपको बताई हुई है तो उसके लिए आपने डेबिट कर देना वर्क इन प्रोसेस को। तो बच्चों ये आपने जब एंट्री पास करनी है तो उसके अंदर आपने ये डीएलसी डायरेक्ट लेबर कास्ट ये नहीं आपने मेंशन करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर डायरेक्ट लेबर कास्ट दी होगी तो आपने उसके लिए किस चीज को डेबिट करना है, वर्क इन प्रोसेस को आपने डेबिट कर देना। क्लियर। उसके बाद अगर सवाल के अंदर उसने आपको इनडायरेक्ट लेबर दी हुई है तो उसके लिए आपने बच्चों की चीज को डेबिट करना है फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पर भी आपने इनडायरेक्ट लेबर को एंट्री के अंदर रिकॉर्ड लिखना नहीं है, आपने सिंपली फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करना है। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए आगे ब्रैकेट में मेंशन किया कि अगर इनडायरेक्ट लेबर होगी तो उसके लिए आपने फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करना। इसी तरह बच्चों अगर मार्केटिंग स्टाफ या सेलिंग स्टाफ दिया हुआ है, मार्केटिंग या सेलिंग, तो उसके लिए आपने मार्केटिंग ओवरहेड को डेबिट कर देना है। और इसी तरह बच्चों अगर ऑफिस है या एडमिन लिखा हुआ है तो उसके लिए आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को डेबिट कर देना।
तो इसमें नॉर्मली जो है वो चारों देता है, तो सम टाइम जो है वो दो भी दे सकता है इसमें से। तो अगर दो है तो जो भी दो है वो आपने डेबिट कर देनी है, अगर चारों है तो चारों डेबिट कर देनी है, और पे रोल जो है वो आपने कर देना क्रेडिट। तो ये चार एंट्रियां तो हो गई पे रोल की। जब भी पे रोल की बात करेगा ये चार एंट्रियां इसी तरतीब से आपने मस्ट करनी। उसके बाद बच्चों पांचवी जो एंट्री है टू रिकॉर्ड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो बच्चों अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ी हुई है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि प्रोविडेंट फंड या जितने भी ये जो है ना सोशल सिक्योरिटी है, वर्कर वेलफेयर फंड है, तो इसके अंदर जो है वो एक तो एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ डिडक्शन होती है, और उसके साथ साथ जो ऑनर होता है वो अपनी तरफ से भी जो है वो कुछ कंट्रीब्यूशन कर देता है इसके अंदर। तो अगर तो उसने सवाल के अंदर एंट्री के अंदर फर्दर आपको ये बताया हुआ है कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो फिर आपने बच्चों ये पांचवी एंट्री अलहदा से रिकॉर्ड करनी है, अदरवाइज पांचवी एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं करनी। पेरोल की यही चारों एंट्रीज हैं। तो नॉर्मली बच्चों इसके साथ जो है वो पेरोल के साथ नॉर्मली वो ये वाली एंट्री भी आपको बता देता है कि एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूशन की है। ठीक है बच्चों, तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन अगर उसने बताई है तो आपने बच्चों यहाँ पे क्या एंट्री रिकॉर्ड करनी है, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट। बच्चों ये ऊपर वाली एंट्री के अंदर आपने चार चीजें डेबिट की थी, उन्हीं चारों में से यहाँ पे तीन चीजें आ जाएंगी, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगा और एडमन आ जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजें आएंगी। और दूसरी साइड में बच्चों जो जो सी चीजों के अंदर जो ऑनर है उसने कंट्रीब्यूशन की है, प्रोविडेंट फंड में, इनकम टैक्स में, सोशल सिक्योरिटी में, वर्कर वेलफेयर फंड के अंदर, तो वो वाली चीजें आपने क्रेडिट कर देनी है। ये भी सारी चीजें सवाल के अंदर मेंशन नहीं होंगी बच्चों, तो जो सी चीजें सवाल के अंदर मेंशन होंगी वो आपने यहाँ पे करनी है क्रेडिट। तो ये तो बच्चों आपकी हो गई जनरल एंट्रीज। तो आपने बच्चों सबसे पहले जो है वो लेक्चर को फर्दर जो है वो सुनने से पहले, सवाल को सॉल्व करने से पहले आपने ये एंट्रीज याद करनी है, उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन आपने पहले एंट्रीज याद कर लेनी। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास है यहाँ पे 4, 3 तक हमने कर लिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपने एंट्रीज याद कर ली होंगी। तो हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसने कहा हुआ जी पेरोल एनालिसिस शीट ऑफ अ कंपनी शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये 2017 के अंदर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ बच्चों। ये इसने आपको डायरेक्ट लेबर कास्ट भी बताई हुई है, इनडायरेक्ट लेबर कास्ट है, सेल सैलरीज है और ऑफिस सैलरीज है। और इसके अलावा उसने कहा हुआ डिडक्शंस आर मेड एज फॉलो। प्रोविडेंट फंड जो है वो 10% है, इनकम टैक्स 5% है, और इसके अलावा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल अमाउंट टुवर्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये बच्चों उसने फर्दर आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की भी बात की हुई है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने आपसे पूछा हुआ है रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज फॉर द पे रोल। तो ये देखे जी फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने आपसे पूछा हुआ है कि पे रोल की जो है ना वो आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो वो मैंने आपको भी समझा दी है। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों हम पे रोल को रिकॉर्ड करने की करेंगे। तो पे रोल को रिकॉर्ड करने की बच्चों फर्स्ट एंट्री आपने क्या करनी है, आपके पास बच्चों फर्स्ट एंट्री हो जाएगी पेरोल अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको बताया जो जो सी चीजें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो रही है, प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स, सिर्फ ये दो चीजें जो है ना इसमें डिडक्शन हो रही हैं। तो ये दो चीजें आपके पास यहाँ पे आएंगी, प्रोविडेंट फंड और इसके अलावा इनकम टैक्स पेबल। सवाल के अंदर ये दो चीजें दी हुई थी। अच्छा बच्चों नेक्स्ट जो अक्रूड पेरोल है वो आपने जरूर लिखना, ठीक है, ये मस्ट आएगा आपके पास। अब पेरोल के अंदर आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है, तो इन सारी वैल्यूज का, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, सेल सैलरीज और ऑफिस सैलरीज, इन चारों का जो टोटल है ना वो आपने पेरोल के अंदर लिखना है। तो इसका टोटल करके देख ले बच्चों कितना बनता है। ये आपके पास 2.5 लाख है और ये हो जाएगा 3.5 लाख, 4.5, 5.5, 6 और 7 लाख बच्चों ये टोटल आपका बन रहा है। आप कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं। तो पेरोल के अंदर आपने टोटल जो सैलरीज बनती हैं वो आपने लिखनी है। अब फर्दर आगे प्रोविडेंट फंड के अंदर उसने आपको यहाँ पे बताया था कि प्रोविडेंट फंड कितने परसेंट लेना है, 10%। तो ये जो आपका टोटल है इसी का आपने 10% लेना, तो ये कैलकुलेटर के साथ आपने इसको कर लेना। तो 7 लाख आपके पास टोटल है पेरोल इसका,
10% लेंगे, 10/100, तो ये 70,000 आपका प्रोविडेंट फंड के अंदर आ जाएगा। सेम बच्चों आपने यहाँ पे जो है वो इनकम टैक्स के अंदर कितने परसेंट लेना है, 5%। तो 7 लाख का मल्टीप्लाई 5/100, तो ये आपके पास 35,000 इसका आ जाएगा। और अब बच्चों जो क्रूड पेरोल है वो कैसे आएगा, ये 7 लाख में से यहाँ पे जितने भी बच्चों डिडक्शन होंगी, प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स या इसके अलावा भी अगर कोई डिडक्शन है, तो आपने टोटल जो पेरोल है उसके अंदर वो सारी चीजें माइनस कर देनी है, 70,000 और माइनस 35,000, बाकी बच रहा है 5,95,000, 5,95,000। तो ये आपका अक्रूड पेरोल में आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये मैं इसको एक दफा करके कैलकुलेशन कर लूं कि ये 7 लाख ही बन रहा है, 2.5 लाख था हमारे पास, प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख और प्लस 1.5 लाख। जी बच्चों 7 लाख ही बन रहा है। ओके हो गया। तो ये बच्चों हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई और इसकी नरेशन आपने क्या लिखनी है, टू रिकॉर्ड पेरोल। यहाँ पे आपने हेडिंग नहीं देनी सवाल के अंदर, वो मैंने आपको समझाने के लिए वहां पे हेडिंग दी थी। यहाँ पे आपने नरेशन के अंदर जो मैंने आपको हेडिंग लिखवाई है उसको आपने एज ए नरेशन यहाँ पे लिख लेना। और अब आगे आपको मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपने कुछ नहीं देखना, आपने उसी तरतीब के साथ अब एंट्रियां करते जाना है जिस तरतीब से आपने याद की हैं। तो मैंने आपको बताया नेक्स्ट एंट्री हमने क्या करना है, वोचर की एंट्री करेंगे। तो वोचर के लिए मैंने आपको बताया कि जो आपने यहाँ पे अक्रूड पेरोल को क्रेडिट किया हुआ है इसी को आपने यहाँ पे कर देना डेबिट, और वोचर पेबल जो है वो आपका हो जाएगा क्रेडिट। बच्चों किस अमाउंट से करना है, ये जो अक्रूड पेरोल की अमाउंट है या इसी अमाउंट के साथ आपने ये एंट्री पास करनी। ठीक हो गया बच्चों जी। इसकी नरेशन आ जाएगी, टू रिकॉर्ड वोचर। ये हमने वोचर को रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद बच्चों थर्ड एंट्री मैंने आपको बताया कि आपने पेमेंट की करनी है, और पेमेंट के लिए मैंने आपको बताया जो आपने यहाँ पे वोचर पेबल बनाया है इसी को आपने कर देना यहाँ पे डेबिट, वोचर पेबल आपका हो जाएगा डेबिट, और बैंक अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट इसी अमाउंट के साथ बच्चों, 5,95,000 से। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आ जाएगा। तो ये हमने पेरोल की जो है वो पेमेंट को रिकॉर्ड किया। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी। अब देखिए बच्चों फर्स्ट एंट्री आपकी होगी, अब आपको सवाल में देखने की जरूरत नहीं है, आपने इसी तरतीब से ये एंट्रियां करनी है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने देखना कि सवाल के अंदर उसने आपको कौन कौन सी जो है वो एम्प्लॉइज के बारे में बताया। तो यहाँ पे आपके पास चारों हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, सेल और ऑफिस। तो आपने बच्चों मैंने आपको बताया डायरेक्ट लेबर कास्ट अगर दिया होगा तो उसके लिए आपने किस चीज को डेबिट करना है, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करना है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया आपने डायरेक्ट लेबर इसके साथ नहीं लिखना, इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर है तो उसके लिए आपने फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करना है, और सेल सैलरीज आपके पास यहाँ पे दी हुई हैं तो सेल सैलरीज के लिए आपने यहाँ पे करना है मार्केटिंग ओवरहेड को डेबिट, और सेम बच्चों आपने ऑफिस सैलरीज के लिए आपने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को डेबिट करना। हो गया। और पेरोल जो है वो आपका हो जाएगा क्रेडिट। वैल्यूज आपने कौन सी लिखनी है, बिल्कुल सिंपल, जो यहाँ पे उसने आपको वैल्यूज दी हुई है यही वाली वैल्यूज आपने यहाँ से जो है वो कॉपी पेस्ट करनी है। कि आपके पास 2,50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख और फिर 1,50,000। तो सबसे पहले 2,50,000 ये आपके पास आ जाएगा, 2,50,000, फिर था 1 लाख, 2 लाख और फिर 1,50,000, और इन सब का जो टोटल था 7 लाख वो आपने यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास हो गई टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। तो ये हमने पेरोल की जो वो डिस्ट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड किया।
तो बच्चों यहाँ तक तो हमारे पास पे रोल की एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद फर्दर मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर सवाल के अंदर मेंशन होगा तो आपने आगे से जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की भी एंट्री करनी है, और अगर नहीं मेंशन तो फिर आपने नहीं करनी। तो यहाँ पे उसने आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी बताई हुई है। ये देखिए उसने कहा हुआ है जी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एन इक्वल अमाउंट टुवर्ड प्रोविडेंट फंड। तो कह रहा है एम्प्लॉयर ने भी उतनी ही कंट्रीब्यूशन किया जितनी के एम्प्लॉयज ने किया। तो बच्चों एम्प्लॉयज ने कितनी की थी, ये 10% और 5%, सॉरी 5% नहीं होगी, सिर्फ प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन है, ये लिखा हुआ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट टुवर्ड प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयर ने बच्चों सिर्फ प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया, और इक्वल अमाउंट बच्चों कितनी होगी, 10% यहाँ पे थी तो इधर भी 10% ही आएगी। तो एंट्री अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि यही चारों चीजें हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, वर्क इन प्रोसेस को नहीं लेना, बाकी ये तीनों चीजें आपने यहाँ पे डेबिट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, ये तीनों चीजें आपके पास यहाँ पे डेबिट होंगी। और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, जो जो भी एम्प्लॉय ने सॉरी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन की होगी। तो प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन की है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रोविडेंट फंड पेबल, बस। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि एम्प्लॉयर ने और कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। अगर उसने मजीद कोई कंट्रीब्यूशन किया तो वो भी आपने इसके साथ ही क्रेडिट कर देंगे। सेम बच्चों आपने प्रोविडेंट फंड की वैल्यू लेनी है जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है फर्स्ट एंट्री के अंदर। 10% आपने प्रोविडेंट फंड लिया था 70,000, तो इधर भी बच्चों हमेशा इक्वल अमाउंट आएगी 70,000। लेकिन बच्चों अब जो नेक्स्ट चीज है जो समझने वाली है वो ये है कि हमने अब इस 70,000 को इन तीनों चीजों के अंदर जो है वो हमने डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसकी हमने एलोकेशन करनी है। वो कैसे करेंगे, ये असल चीज है समझने वाली। ठीक है बच्चों, इस सवाल के अंदर तो उसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, ये जो आपके पास वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड, मार्केटिंग और एडमिन, ये जो आपको वैल्यूज दी हुई है बच्चों, इनकी आपने बना लेनी है रेशो, और उस रेशो की मदद से फिर आपने जो है वो इसकी करनी है डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आई? 70,000 को क्या करना है बच्चों, आपने ये जो आपके पास है 4 वाली एंट्री है इसके अंदर आपके पास जितनी भी ये अमाउंट्स है आपने इसकी बनानी है रेशो, और उस रेशो की मदद से आपने इस 70,000 को इन तीनों चीजों में करना है डिस्ट्रीब्यूट। तो रेशो के लिए आपने बच्चों क्या करना है, ये देखो जो तीन चीजें आपके पास, फैक्ट्री ओवरहेड है, मैं इसको शॉर्ट में करके लिख लेता हूँ। इसी तरह आपके पास मार्केटिंग ओवर हेड है, और फिर आपके पास जो है वो एडमिन ओवरहेड। ठीक है, ये आपकी रेशो बन जाएगी। अच्छा बच्चों, एफ की वैल्यू कैसे आपने लेनी है, यहां से आपने ये वाली वैल्यूज लेनी। तो बच्चों ये जो वर्क इन प्रोसेस और एफ की वैल्यू है, इन दोनों को आपने प्लस करके आपने एफ की रेशो बनानी। ठीक है, ये पॉइंट जरा समझने वाला है। यहाँ पे एफ है सिर्फ, लेकिन जब यहाँ से आपने अमाउंट लेनी है रेशो बनाने के लिए तो आपने वर्क इन प्रोसेस और एफ की जो वैल्यूज है इन दोनों को प्लस करके आपने एफ की रेशो बनानी है। तो अब यहाँ से 2.5 लाख और 1 लाख कितना बन गया, टोटल आपके पास 3,50,000। समझ आ गई? इस पॉइंट को ध्यान से करना आपने जरा। और मार्केटिंग ओवरहेड जो है वो तो सीधा सीधा बस एक ही दिया हुआ है, ये देखिए जी मार्केटिंग ओवरहेड आपके पास 2 लाख है तो ये सीधा सीधा 2 लाख ही आ जाएगा। और इसी तरह से बच्चों एडमिन ओवरहेड जो है वो 1,50,000 है, इसमें भी कोई मसला नहीं होगा। तो इनकी वैल्यूज तो आपने सीधी सीधी लेनी है। ठीक है, बस जो आपने जो है ये वर्क इन प्रोसेस और एफ को प्लस करके आपने जो है ना वो एफ की रेशो बनानी है। अब बच्चों इसमें जो कॉमन जीरो है वो अगर आप इसमें से काट दें, 4 जीरो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो 4 4 अगर हम यहाँ से जीरो काट दें तो यहाँ आपके पास बच जाएगा 35, यहाँ पे 20 और इधर आपके पास बच जाएगा 15। ठीक हो गया बच्चों, ये आपकी अब रेशो बन गई 35, 20 और 15 की आपकी रेशो बन जाएगी। अब इस रेशो के साथ आपने इस 70,000 को जो है ना फैक्ट्री ओवरहेड, मार्केटिंग और एडमिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो कैसे करना आपने बच्चों, ये 70,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एफ के अंदर बच्चों कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, 70,000 टोटल है ये वाला, और एफ की रेशो क्या बनेगी, ये देखिए 35, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 के साथ,
और डिवाइड बच्चों करेंगे जो इन तीनों का टोटल है 35, 20 और 15, इन तीनों का जो टोटल आया उसके साथ आपने करना है डिवाइड। तो देखिए जरा 35, 20 और 15 कितना बन जाएगा 35, और यहाँ से अगर डालें हम यहाँ पे 5 ही हो जाएगा 40, 50, 60 और 70, ये आपके पास टोटल कितना बन रहा है 70। तो ये बच्चों आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये आपके पास FH की वैल्यू आ जाएगी। इसको करके देखते हैं कैलकुलेटर से, 70,000 है आपके पास टोटल, मल्टीप्लाई बाय 35 ओवर 70, तो ये आपके पास 35,000 जो है वो FH के अंदर आ जाए। ठीक है बच्चों, 35,000 जो है वो FH की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह से आपने जो है वो मार्केटिंग ओवरहेड की वैल्यू निकाल लेनी है। ये बच्चों ऊपर 70,000 फिक्स रहेगा क्योंकि इसी की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। सिर्फ क्या चीज चेंज होगी, ये जो आपकी रेशो है वो चेंज होगी। तो मार्केटिंग ओवरहेड का क्या बच्चों रेशो बनेगी, ये 20 है और नीचे जो है वो 70 ही आएगा हर एक के अंदर। तो ये आप करें तो ये आपका 20,000 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। सेम इसी तरह से बच्चों आपने एडमिन ओवरहेड के अंदर करना है, उसमें भी आ जाएगा 70,000 मल्टीप्लाई, इसकी क्या रेशो बनेगी बच्चों 15 ओवर 70, तो ये आपके पास 15,000 इसकी होगा। तो ये बच्चों असल चीज है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। रेशो किस तरह से हमने बनानी है, आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। बच्चों यहाँ पे एक ही वैल्यू है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2-3 वैल्यूज होती तो आपने यहाँ पे वो दोनों 2 या 3 जितनी वैल्यूज है वो सारी आपने यहाँ पे लिखनी थी। जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी तो आपने उन 2-3 जितनी भी वैल्यूज उन सबको प्लस करके यहाँ पे लिख के आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। तो अब आपके पास FH के सामने कितने बच्चों वैल्यू आ जाएगी 35,000, यहाँ पे आपके पास FH के सामने आ जाएगा, और मार्केटिंग ओवरहेड के सामने 20,000 आ जाएगा, और एडमिन ओवरहेड के अंदर आपके पास 15,000 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये 20 नंबर का सवाल जो है वो 2017 में पेपर में आया हुआ है। और बच्चों ये जो पेरोल की एंट्रीज है, एक तो ये स्पेसिफिकली जो है उसने पेरोल की एंट्रीज पूछी हुई है, और आगे हम जितने भी सवाल करेंगे हर सवाल के अंदर पेरोल की रिकॉर्डिंग होगी। तो इसलिए आपने ये वाली एंट्रीज बहुत अच्छे तरीके से याद करके जो है इसको हल करना है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर उसने आपसे जो है वो बी पार्ट में पूछा हुआ है, व्हेन गुड्स सोल्ड आर रिटर्न व्हाट एंट्रीज आर पास। तो बच्चों ये रिटर्न की एंट्री जो है ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने ये एंट्रीज की थी रिटर्न की, सेल रिटर्न। तो बच्चों सेम वही वाली 2 एंट्रीज आपने करनी है सेल रिटर्न की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज किया है, यहाँ पे उसने आपको कहा था पास जनरल एंट्रीज फॉर सेल रिटर्न विद योर ओन फिगर्स, यहाँ पे उसने अमाउंट्स भी रिक्वायर्ड की थी, तो यहाँ पे हमने अमाउंट भी लिखी थी। लेकिन यहाँ पे उसने अमाउंट्स की बात नहीं की, उसने सिंपली कहा हुआ कि आपने जो है वो सेल रिटर्न की एंट्रियां जस्ट पास करनी है, व्हाट एंट्रीज आर पास, कोई उसने अमाउंट नहीं पूछी हुई। तो जब अमाउंट नहीं पूछी तो आपने सिंपली जो है वो इसकी जनरल एंट्रीज पास कर देनी है। वो हमने पहले लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा था, मैं आपको यहाँ पे सिंपली फिर से कर देता हूँ वैसे, लेकिन हमने ये बहुत डिटेल से पहले पढ़ा था। तो सेल रिटर्न की बच्चों मैंने आपको बताया था हम 2 एंट्रियां करेंगे। पहली जो एंट्री करेंगे वो हम जो है वो करेंगे फिनिश्ड गुड्स डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। ये मैंने आपको इसकी लॉजिक समझाई थी पीछे बच्चों कि क्यों हुआ। और इसी तरह से सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये बच्चों क्यों हुई है, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो बच्चों सेल के अंदर मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि सेल के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था जब भी हम सेल करते हैं तो हम सेल की 2 एंट्रियां करते हैं। पहली एंट्री हमारी सेल की होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट, और दूसरी एंट्री हमारी अगर उधार पे सेल किया तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों यहाँ पे उसने सेल रिटर्न की एंट्रियां पूछी है, तो ये देखो ये तो हमारी सेल की एंट्री है। जब रिटर्न करेंगे तो आपने इन्हीं दोनों एंट्रीज को रिवर्स कर देना। देखो इसको हमने रिवर्स किया तो ये फिनिश गुड्स डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, और ये सेल रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये बहरहाल उसने आपसे नहीं पूछी, ये आपका सिर्फ जो है वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर कह रहा है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सेपरेट बुक्स फॉर फैक्ट्री एंड हेड ऑफिस और मेंटेन।
तो कह रहा बच्चों क्या वजूहत हो सकती हैं, क्या रीजंस हो सकती हैं कि हमें जो है वो हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस की बुक्स को जो है वो सेपरेट करना पड़ सकता है। तो बच्चों इसकी जो है वो मेन वजह ये हो सकती है कि अगर हमारा जो है वो सेटअप बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो उस सूरत में हमें जो है वो अपनी फैक्ट्री ऑफिस और जो हेड ऑफिस है उनकी बुक्स को जो है वो सेपरेट करना पड़ेगा। अगर इकट्ठा रखा हुआ है तो उसमें जो है वो गलतियां होने की, जो एरर के चांसेस ज्यादा होंगे। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि अगर हमारा बिजनेस बढ़ गया तो उस सूरत में हम उसको सेपरेट कर देते हैं। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि अगर पहले जो है वो हमारा है जो ऑफिस है और जो हमारी फैक्ट्री है वो दोनों एक ही जगह पे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि हम जो है वो फैक्ट्री को किसी और जगह पे हमने शिफ्ट कर दिया और ऑफिस जो है वो किसी और जगह पे शिफ्ट हो गया है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। तो उस सूरत के अंदर भी बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑफिस होता है वो वहाँ पे हम सेपरेट से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और जो हमारा फैक्ट्री हमारी होती है वहाँ पे फिर हम जो है वो सेपरेट से एंट्रीज को, बुक्स को जो है वो मेंटेन करते हैं। तो ये रीजन हो सकती हैं। मैं आपको जो है वो रिटर्न फॉर्म में भी ये लिख के आपको जो है वो सेंड कर दूंगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।